नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। माफी, आज थोड़ी सी देर हो गई, कुछ टेक्निकल ग्लिच थी जिसकी वजह से। लेकिन लगातार आप ये देखिए कि इन असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट सामने आए हैं और उसमें कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से एक बड़ी जीत जो है उसके पाले में गई है। 3 राज्य उसके पास चले गए हैं। तब से एक नई बहस छिड़ गई है ईवीएम को लेकर और उसके साथ साथ बैलेट पेपर को लेकर कि क्या अगर बैलेट पेपर से ये चुनाव होते तो क्या नतीजे इसके उलट होते, यानी कि क्या ये कांग्रेस के पक्ष में होते। और अब उसके बाद ही लगातार ये कहा जा रहा है कि जब जब कांग्रेस हारती है वो ईवीएम का रोना रोने लगती है। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह ने अभी ट्वीट किया था। ट्वीट करके उन्होंने बैलेट पेपर के जो नतीजे हैं वो उन्होंने सामने रखे थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 199 सीटों पर दरअसल कांग्रेस के बढ़त के रुझान थे, यानी कि कांग्रेस उसमें आगे थी 199 सीटों पर 230 में से, और 230 में से 230 सीटों के जो दरअसल रुझान है वो उन्होंने शेयर किए हैं। और उसके बाद से ही एक नई बहस जो है वो छिड़ गई है ईवीएम को लेकर। अगर आपको ये लग रहा हो कि कांग्रेस पहली पार्टी है जो ईवीएम का रोना रो रही है या ईवीएम को लेकर उसने उसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए हैं, तो यहां मैं आपकी आंखें खोल देती हूं। 2009 में जब एक बार फिर से कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, यानी कि यूपीए 2, तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी थी जिसने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे। और उस वक्त उसने ये कहा था कि दरअसल ईवीएम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन बन गई है। जब उनके नेताओं से ये पूछा गया कि जब आप गुजरात और छत्तीसगढ़ जीतते हैं, यानी कि जब आप असेंबली इलेक्शन जीतते हैं, तब आप इस तरह के सवाल नहीं उठाते हैं। तब उस वक्त मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि बात जीत और हार की नहीं है, बात रिजल्ट की नहीं है, बल्कि ईवीएम की विश्वसनीयता की है। ये तब कहा था 2009 में मुख्तार अब्बास नकवी ने। आपको ये भी मैं बता दूं कि 2009 की ही बात है जब जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक किताब लिखी थी डेमोक्रेसी एट रिस्क, जिसमें ईवीएम को लेकर उन्होंने बड़े खुलासे किए थे। इसकी भूमिका को, इस किताब की भूमिका को लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा था और बाकायदा तौर पर एक टीवी को दिए इंटरव्यू में जीवीएल नरसिम्हा राव ने यह कहा था कि वो एक डेमो देने के लिए तैयार हैं और ये दिखाने के लिए तैयार है कैमरों के सामने कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। कट टू 2014, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और उसके बाद इस तरह के सवाल उठाने या इस तरह की बातें करनी ही बंद हो गई। लेकिन एक बार फिर से अब ये सवाल उठ खड़े हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह लगातार इसको लेकर और कुछ जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं वो इसको लेकर सवाल लगातार उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, इन 2 तस्वीरों पर गौर करें। लाल बैकग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ता लिख रहे हैं कि खाचरौद विधानसभा चुनाव में किसे कितने वोट गिरे और कौन कितने वोट से जीत रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि ये पोस्ट मतगणना से 2 दिन पहले यानी कि 1 दिसंबर को लिखी गई थी और अब नतीजों के बाद की तस्वीर आप देख लीजिए, यानी कि वो ये बता रहे हैं कि हूबहू वही नतीजे आए हैं तो 2 दिन पहले एक बीजेपी के कार्यकर्ता की तरफ से इस सीट को लेकर दिए गए थे। तो वो प्रूफ्स के साथ लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो एक तरह का मैनिपुलेशन है या फिर ईवीएम को लेकर वो लगातार जो है वो सवाल उठा रहे हैं और इसको लेकर लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि वो अकेले नहीं है, बल्कि प्रशांत भूषण ने एक आर्टिकल को कोट करते हुए, जो कि 2019 का है, क्विंट का एक आर्टिकल है, उसको उन्होंने कोट किया है और उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश के डाक पत्रों में भाजपा पर कांग्रेस की भारी बढ़त को देखते हुए ये विश्लेषण छोटा सा है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि 370 से अधिक सीटों पर ईवीएम वोटों की गिनती बेमेल है और चुनाव आयोग ने इसका स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया। ये बात वो 2019 की कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में कई संसदीय क्षेत्रों में ईवीएम में डाले गए और गिने गए जो वोट हैं वो बेमेल रहे हैं, लेकिन इस पर किसी भी तरह से स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया था उस वक्त 2019 में, जब प्रचंड बहुमत से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी।
और अब ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं, क्या ईवीएम में किसी तरह का घालमेल किया जा रहा है? क्या ईवीएम को किसी तरह से हैक किया जा सकता है? क्या इस पर सवाल उठाना क्या लाजमी है? क्या इस पर सवाल उठने चाहिए? क्या देश में इसको लेकर एक बहस होनी चाहिए? ये एक लोकतांत्रिक निजाम है और हार और जीत की तमाम चीजों की समीक्षा होनी चाहिए। पार्टी कहां गलत गई, किस तरह से, क्या नेता चुनना, या फिर जो लगातार जिस तरह की उन्होंने जो समीक्षाएं की या जिस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई उसमें वो कहां गलत चले गए, उस सब की बात करना जरूरी है। लेकिन ईवीएम को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या वो जायज हैं? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेहमानों को स्क्रीन पर ले आइए, मैं उनका तारुफ करा दूं। जी, आप देख सकते हैं मेरे साथ राकेश अचल जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इसके साथ ही राकेश कपूर जी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, और मेरे साथ संतोष भारती जी जो हैं वो भी अब से कुछ देर में वो भी जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। राकेश कपूर जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, ये जो सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं ईवीएम को लेकर, आप इनको कितना जायज मानते हैं? और जो प्रूफ साथ में रखे गए हैं, जो बैलेट पेपर का हवाला दिया गया है, जो मैं दरअसल बता रही थी कि 2009 में जब कांग्रेस एक बार सत्ता पर काबिज हुई थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने ईवीएम को लेकर कहा था कि दरअसल वो इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन कांग्रेस के लिए बन गई है, और बाकायदा तौर पर ये कहा था जीवीएल नरसिम्हा राव ने कि कैसे इसको हैक किया जा सकता है, इसका वो एक डेमो तक दे सकते हैं। अब परिस्थितियां कैसे बदल गई? क्या सरकार बदल गई तो क्या परिस्थितियां भी बदल गई? राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी देखिए, अब मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, आवाज आवाज आ रही है मेरी? क्लियर? एम आई क्लियर? जी जी आ रही जी। यस यस यू आर। अच्छा अच्छा, देखिए बुशरा जी, इस मुद्दे पर हमें बड़े बेनियाज तरीके से, बड़े निष्पक्ष तरीके से विचार करना पड़ेगा। ये है कि दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों से आरोप लगा रही हैं, लेकिन ये सवाल जो है वो लोकतंत्र की पवित्रता, उसकी पाकीज़गी और उसकी शुचिता, जिसे हिंदी में कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ सवाल है ये। अब लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आज कांग्रेसी शोर मचा रहे हैं, और लाया कौन सा इस ईवीएम को? लाने वाली भी कांग्रेस। राजीव गांधी के शासनकाल में ईवीएम को इंट्रोड्यूस कराया गया था। उन्होंने कहा था, उस समय टेक्नोलॉजी की दौड़ में हम, देखिए, जो चीजें जल्दबाजी में बिना सोचे समझे हो जाती हैं, वो बाद में कितना दुख देती हैं, ये परिणाम है उसका। अमेरिका में भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अमेरिका से ज्यादा तो नहीं है में, और जापान में जी। भी राकेश जी, तो राकेश जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लीजिए। राकेश जी, आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लीजिए। आपकी आवाज, जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। मैं राकेश अचल जी के पास जा रही हूँ, आप इतने डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लीजिए। राकेश अचल जी, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या स्थितियां बदल गई हैं, इसलिए सवाल अब जो है पूछा जा रहा है कांग्रेस से कि क्या आप ईवीएम का रोना क्यों रो रहे हैं अगर आप हार गए हैं? जब आप हारते हैं ईवीएम का रोना रोते हैं। लेकिन 2009 की अगर बात की जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी थी जब ईवीएम का रोना वो रो रहे थे, और जब ये पूछा गया कि आप गुजरात छत्तीसगढ़ जीते हैं तब आप यही नहीं करते हैं, तो वो कहते हैं कि रिजल्ट का मसला नहीं है, बल्कि ये मसला विश्वसनीयता का है। तो सही है कि ये मसला परिणामों का ना होकर के जो हमारी चुनाव प्रक्रिया है उसकी विश्वसनीयता का है। और खास तौर पर जब ये 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, तो इसमें न सिर्फ एग्जिट पोल कराने वाली संस्थाएं, बल्कि हम जैसे स्वतंत्र पत्रकार, जिनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है, वो तक हतप्रभ हैं, भौचक हैं। और जो सत्तारूढ़ पार्टी मध्य प्रदेश में है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी,
उसे भी यकीन नहीं था कि उसके नेताओं को यकीन नहीं था कि वो इस विक्ट्री पॉइंट तक पहुंचेंगे कि 163 सीटें उसे मिल जाएंगी। लेकिन मुझे 3 दिन पहले राजस्थान में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि आप देखिए 3 दिन में कांग्रेस, 3 दिन बाद कांग्रेस इन तीनों राज्यों से छू मंतर हो जाएगी, उसी दिन ये शंका हो गई थी कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है। और आप ये मानकर चलिए कि 2019 का आपने जिक्र किया, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे अजय जनप्रतिनिधि को भारतीय जनता पार्टी की इसी ईवीएम ने साफ कर दिया था। मध्य प्रदेश में केवल एक नकुलनाथ जीते थे, वो भी शायद इसलिए जीते थे कि उनका और भारतीय जनता पार्टी का कोई अनुबंध हो रहा होगा, ऐसा हम लोगों को आशंका आज तक है, क्योंकि वो हर बार जीतते हैं जबकि सारी दुनिया हार जाती है। इसी तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो परिदृश्य सामने था उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि कम से कम छत्तीसगढ़ में तो को आना ही है, हर सूरत में आना है। राजस्थान में भी कमोबेश नेक टू नेक फाइट की स्थितियां नहीं थी, लेकिन ये ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस सत्ता में बड़ी आसानी से आ जाएगी। मध्य प्रदेश की स्थितियां तो बिल्कुल ही भिन्न थी। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जो हालात थे वो एकदम अलग थे। मध्य प्रदेश में 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 3 साल पहले जिस ढंग से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को, निर्वाचित सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने अपहरित किया था, दल बदल के जरिए उसे हासिल किया था, उससे तो ये लग रहा था कि 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश का मतदाता भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से खारिज कर देगा। यानी जो आंकड़े अब परिणाम के दिखाई दे रहे हैं ये भाजपा की तरफ होने चाहिए थे। भाजपा 63-64 होनी चाहिए थी और कांग्रेस को 163 होना था, लेकिन एकदम उल्टा हो गया। तो इससे ये लगता है कि गड़बड़ तो कहीं ना कहीं हुई है। अब चूंकि हम लोगों के हाथ में कोई साक्ष्य नहीं है इसलिए सीधे सीधे नहीं कह सकते, लेकिन परिस्थिति जन्य जो स्थितियां हैं वो ये बता रही हैं कि ईवीएम अब विश्वसनीय नहीं रही, क्योंकि रातों रात परिदृश्य नहीं बदले जा सकते। आप देखिए फ्री वीज की बात करते हैं, लोकोपयोगी लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में छोड़ दीजिए आप, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में तो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं थी। 25 लाख का चिकित्सा बीमा था, या छत्तीसगढ़ में तो गोबर तक खरीदा जा रहा था, धान वान तो छोड़ दीजिए आप। इसके बावजूद जनता ने अचानक 3 दिन में अपना मूड कैसे बदल लिया, ये सवाल है। तो ये सवाल कांग्रेस के समय में भी पैदा हुए थे, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष में थी और इसी लगभग ऐसे आंकड़े तो नहीं आए थे उस समय, लेकिन फिर भी कांग्रेस को बढ़त मिली थी, कांग्रेस जीती थी। तो अब आज के हालात में ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम सब, हमारे देश की संसद, हमारे देश का केंद्रीय चुनाव आयोग इस जो कुहासा छा गया है पूरी चुनाव प्रक्रिया पर, इसको के लिए ईवीएम के बारे में नए सिरे से विचार करे, नए सिरे से अनुसंधान कराए, नए सिरे। अब देखिए आज के जमाने में जब आप इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में जी रहे हैं, पूरे संचार, पूरा बैंकिंग का कार्ड पे आ गया है और ओटीपी पे चलने लगा है, उसमें जब हैकिंग होती है, उसमें जब जालसाजियां होती हैं, तो ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ईवीएम भी लगभग वैसा ही उपकरण है जो कि आदमी द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो अब बुसरा जी ये बहुत जरूरी हो गया है। इन तीनों राज्यों के चुनाव परिणामों ने केवल देश को ही नहीं, विदेशों में भी इसका जिक्र हो रहा है कि ये छूमंतर कैसे हो गया आखिर। इधर प्रधानमंत्री ने कहा, उधर 3 दिन बाद हो गया, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है सत्तारूढ़ दल में, पूरी मशीनरी में, जो चुनाव को अपने ढंग से संचालित करने में सक्षम हो गई है। तो इसलिए अब आने वाले आम चुनाव से पहले इस पर अगर विचार हो जाए, इस पर अगर कोई अंतिम निर्णय हो जाए तो शायद बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, और सवाल ये भी उठता है कि सिर्फ ट्वीट कर देने से या फिर ट्विटर पे कुछ लिख देने से, कि आप अगर ये सोच रहे हैं, विपक्षी पार्टियां सोच रही हैं कि ईवीएम को लेकर जो आप सवाल उठा रहे हैं या इसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रहे हैं ये हल हो जाएगा, तो ऐसे तो होने जाना नहीं है। बिना आंदोलन के, बिना बड़े कदम उठाए, बिना कड़े कदम उठाए तो कुछ नहीं बदलता है। तो सिर्फ ट्वीट कर देने से सोशल मीडिया पर और वहां लोगों को खुश करने से कुछ नहीं होगा, या अपने दिल को खुश करने के लिए आप ये प्रूफ रख दें, उससे भी कुछ नहीं होने जा रहा है। राकेश कपूर जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आप ये कह रहे थे कि भाई ईवीएम तो लाई ही गई कांग्रेस की तरफ से है, तो अब आप क्यों इस पर शोर मचा रहे हैं? दिग्विजय सिंह ये कह रहे थे
कि मैं अब से नहीं बल्कि 2003 से इसको लेकर सवाल उठा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि अब हम हार गए तो मैं सवाल उठा रहा हूं, बल्कि पहले से लगातार ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर मैं सवाल उठाता रहा हूं। अगर बड़ी से बड़ी चीज अगर हैक हो सकती है, दुनिया भर में हैकर्स मौजूद हैं, तो ये भी तो एक मैन मेड मशीन है, ये भी तो इंसानों के द्वारा ही संचालित की जाती है। तो इसको लेकर ऐसे क्यों माना जाता है कि कोई भी गड़बड़ी, किसी भी तरह का कुछ भी इसमें नहीं हो सकता है? आखिर क्यों ये दावे किए जाते हैं? देखिए बुशरा जी, जो आपने कहा वो सही में मान लेता हूं, और जो राकेश अचल जी ने भी कहा वो भी मैं सही मान लेता हूं। हालांकि ये कौन जीता या किसको किस राज्य में क्या था हालात, वो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है ये, लेकिन मैं मान लेता हूं, बहस के लिए मैंने मान लिया। बट वेयर इज द कंसिस्टेंसी इन अपोजिशन स्टैंड? आप हमें ये, जब जीत जाते हैं ये चुनाव तो ईवीएम गायब हो जाता है। मैं नाउ आई एम एक्टिंग एज इन डेविल्स एडवोकेट। जब जीत जाते हैं तो चुप हो जाते हैं, हार जाते हैं तो बोलने लगते हैं। वो कंसिस्टेंसी कहाँ है? वो चाहिए ना, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा मैं कह रहा था, अमेरिका तक में, जापान तक में, और जापान जिसने की ये मशीन बनाई है उस तक में जब बैलेट पेपर से होता है चुनाव, अमेरिका से तो हम आगे नहीं निकल गए हैं, या ऐसा तो कोई जादू नहीं हो गया भाई कि हिंदुस्तान अमेरिका से आगे निकल गया। वहां पर भी बैलेट पेपर से होता है। ईवीएम ला करके फिर वो दोबारा बैलेट पेपर पर आए हैं। क्यों आए हैं? इसी वजह से आए हैं। और हमारे चुनाव में जो मतदाता है और जो प्रत्याशी है उसके बीच में कोई तीसरा माध्यम नहीं हो सकता, फिजिकली या दूसरे तरीके से, मनोवैज्ञानिक रूप से भी नहीं हो सकता है। क्योंकि मतदाता सीधा अपनी पसंद देगा। दैट इज ए सीक्रेट बैलेट होता है ना, वो मतदाता का सीक्रेट बैलेट होता है। यहाँ तो ईवीएम मशीन जो है वो थर्ड पार्टी बन गई। ईवीएम मशीन को पता है, मेरा अधिकार है मतदाता के तौर पे कि मैंने जिस कांग्रेस या बीजेपी को मत दिया है तो मेरा मत कांग्रेस या बीजेपी को ही जाना चाहिए। वो मेरे और कांग्रेस या बीजेपी के बीच की बात है। लेकिन ईवीएम मशीन लाने से, हमने ईवीएम मशीन बताएगी हमें, मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने किसको वोट दिया था। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल 2-3 बार चला है, बहुत लंबी लंबी बहसें चली हैं। और कपिल सिब्बल ने यही तर्क रखा था कमोबेश, चूंकि वो वकील है, उन्होंने अपने हिसाब से रखा होगा। मैंने तो मोटे तौर पे एक लेमैन के तौर पर आपको बता दिया कि वोटर और मतदाता और प्रत्याशी के बीच में तीसरी कोई शक्ति नहीं आ सकती है किसी भी सूरत में। ये हमारे संविधान में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का ये कानून है। ईवीएम तोड़ती है, बट हु ब्रॉट इट? इसको लाए कौन? ये लाई तो कांग्रेस। राजीव गांधी से ऐसे ऐसे काम करा लिए इन लोगों ने उस समय, जिसकी जो अब कांग्रेस के लिए सिरदर्द है। वो सीधे साधे आदमी थे, भले आदमी थे, उन्हें राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं था। तो इसलिए ये सारी चीजें आज कांग्रेस लगातार कही जा रही है जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं कि ईवीएम से नहीं होना चाहिए। तो ये, और बीजेपी इसका विरोध क्यों करती है, मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया। बीजेपी, ये पार्टियों का मसला कहाँ है? ये तो चुनाव आयोग और मतदाता के बीच की बात है। तो चुनाव आयोग का मसला है ना। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जाके मुखालफत की बैलेट पेपर की, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो एक तर्क रखा गया था, ये दलील दी गई थी कि बैलेट पेपरों पे खर्चा बहुत होता है, ये बिल्कुल गलत है।
ईवीएम मशीन के रख रखाव पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बिकॉज ये मशीन है, वो बैलेट पेपर कनेक्शन में बंद करके रिकॉर्ड रूम में डाल दिए, 50 साल या 60 साल तक के पुराने जो मिल जाते थे वो नहीं है। रिकॉर्ड रखने के नाम पर इन मशीनों पर बहुत खर्चा होता है। अब क्या गोलमाल है राम जाने, अल्लाह जाने, ये तो जी हमें तो नहीं मालूम। जी। लेकिन ये बैलेट पेपर से होना चाहिए। बीजेपी विरोध क्यों करती है? और कांग्रेस ने तो चांस खो दिया मेरी राय में। 2009 में जब बीजेपी ने विरोध किया था बैलेट पेपर पर आ रहे हैं, तो कांग्रेस भी उतनी, मैं तो एकदम से, है ना, जी बिल्कुल, कि जी बिल्कुल, जिसकी जो गलती है उसके बारे में। हाँ, बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाले दिल और आप फरमावेंगे क्या। ये कांग्रेस से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस तो अब चिल्ला रही है। और दूसरी बात जी यह है जी बुशरा जी, ये जी। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है इसमें? ये जीत जाते हैं, चुप हो जाते हैं। अरे जब आज मायावती ने भी परसों ट्वीट कर दिया, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं। अरे भाई, जब चुनाव तभी तुम बोलते हो, उससे लोगों 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 का शक भी तो आप पर जाता है ना। ये भी तो सोचिए आप जी कि जब हारते हो तभी क्यों बोलते हो। जब एक बिल्कुल आपके। लगातार आप सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी है लगातार कि बैलेट पेपर से ही होने चाहिए, और वो अगर पुरानी अपील निपट चुकी है तो नई अपील दायर कीजिए कि बैलेट पेपर जी से ही जी चुनाव होने चाहिए। जी बुशरा। बिल्कुल राकेश कपूर जी, आपने बहुत बहुत वाजिब सवाल यहाँ पर उठाए हैं, और यही सवाल मैं कह रही थी कि अगर आप सिर्फ हार के बाद ट्वीट कर दें या उसको डिस्कशन करने लगे या उसके बारे में बात करने लगे और आप सोचें कि मसला हल हो जाएगा, एंड देन यू मूव ऑन, आप फिर अगले इलेक्शन की तरफ आप बढ़ जाते हैं और फिर हार के बाद हार आपकी झोली में जाती रहती है, तो आपको भी होशमंद होने की जरूरत है। आपको भी सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों ये ढीलापन है। और अगर आपको वाकई में लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा रहा है, या फिर जो लोग जो जो जिस तरह का जनादेश आया है, जो लोगों ने वोट किया है, वो नहीं है जो दरअसल दिख रहा है, तो आपको इसको लेकर सवाल लगातार उठाने चाहिए। और सवाल ये भी है मेरा राकेश जी कि वीवीपैट की भी बात की जाती है और ये कहा जाता है कि भाई अब तो पर्ची निकलती है, लेकिन सवाल ये है कि पर्ची भी कोई सेफगार्ड नहीं है। अगर हर पर्ची को मिलाया ना जाए या हर पर्ची को देखा ना जाए, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वीवीपैट से जो पर्ची निकली बस वो आखिरी सत्य हो गया। और ये भी लोग ये कहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप वोटिंग परसेंटेज में फर्क देखें भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के, तो कांग्रेस को भी 40% मिला है, और मध्य प्रदेश के अलावा मुश्किल से 1% का फर्क दोनों के बीच में है। तो बहुत ज्यादा फर्क की तो जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस आता है तो वही हार और जीत का फैसला कर देता है। तो इस तरह की बहस को भी क्या आपको नहीं लगता कि एक तरह से ये बेईमानी है? नियत पर शक का सवाल जी नहीं है। मैं कम से कम नहीं जी करूंगा। राकेश अचल जी राकेश कपूर जी, राकेश अचल जी, दोनों के नाम एक है, माफ कीजिएगा। राकेश अचल जी से मैं सवाल पूछ रही थी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। जी राकेश अचल जी। देखिए बुशरा जी, ये जो मुद्दा है अब इतना जटिल हो गया है कि इस पर या तो रायशुमारी हो पूरे देश में, या संसद में बैठकर बहस हो, नया कानून बने। हमारा जन प्रतिनिधित्व कानून बहुत दिनों से संशोधन मांग रहा है, और बहुत दिनों से ये बात हो रही है कि हम लौटकर मतदाता पत्र पर आए, क्योंकि सवाल खर्चे का नहीं, सवाल विश्वसनीयता का है। अमेरिका का बार बार उदाहरण दिया जाता है। ये ठीक है कि अमेरिका में नहीं होता, और जो अमेरिका में नहीं होता वो हमारे यहाँ भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब ईवीएम अपने आप में अविश्वसनीय लगातार हो रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, चाहे कांग्रेस के लिए हो, चाहे किसी तीसरे दल के लिए हो, अब तो स्थिति है कि हमारे यहाँ साहित्य में ये ईवीएम का घोटाला आ गया है। राहत इंदौरी लिखते हैं कि चुनाव हार गए लोग, मशीन जीत गई, लहू में डूबी हुई आस्तीन जीत गई। तो जब शंका का वातावरण चारों तरफ बन चुका है, तो केंद्र में कोई भी सरकार हो, उसकी ये जवाबदारी है कि वो मौजूदा व्यवस्था पर तत्काल बहस कराए, उसमें तरमीम करे और इसका भरोसा बढ़ाए। वैसे भी केंद्रीय चुनाव आयोग
पिछले 10 साल में जिस ढंग से रीढ़ विहीन साबित हुआ है तमाम सारे मामलों में, उसके रहते ईवीएम पर सवाल उठाने का कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार ऐसे नतीजे आ रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर अभी इन 8 महीनों में इस ईवीएम के बारे में फैसला न लिया गया तो 2024 में भी आप वही नतीजे देखेंगे जो 2019 में थे, जो 2014 में थे। हालांकि 2014 का वातावरण अलग था, लेकिन 2019 का जो जनादेश था वो ईवीएम पर आधारित था और ईवीएम से प्रभावित भी दिखाई दे रहा था। क्योंकि मध्य प्रदेश में मैं तो देख रहा हूं ना कि जब से देश आजाद हुआ है तब से चाहे मतपत्र से चुनाव हुआ हो चाहे ईवीएम से चुनाव हुआ हो, हमारे यहाँ सिंधिया परिवार का कोई सदस्य नहीं हारा था, लेकिन रणनीति बना करके सिंधिया को हराया गया। इन विधानसभा चुनाव में 6 और 7 बार के विधायक जो चुने जा चुके हैं, प्रतिपक्ष के नेता रहे डॉक्टर गोविंद सिंह, वो चुनाव हार गए। केपी सिंह लगातार चुनाव जीतने वाले और उन पर कोई आरोप भी नहीं है, वो चुनाव हार गए। तो चुन चुन के आपने चिन्हित करके सीटों को और पहले से घोषणा करके कि अब इनको हम सदन में नहीं आने देंगे, ये कह के चुनाव परिणाम अगर आपके सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर मामला संदिग्ध है। और संसद का विशेष सत्र भी आज से ही चालू हुआ, विशेष तो नहीं है, रूटीन का सत्र है। इसमें ये मुद्दा पूरी सख्ती के साथ पूरे विपक्ष को उठाना चाहिए, केवल कांग्रेस का मामला नहीं है, ये पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया की शुचिता का मामला है। और इससे हम देश के बाहर, एक जमाने में मैंने देखा है विदेशों से लोग हमारी चुनाव प्रक्रिया देखने आते थे, इतनी भरोसेमंद थी। और आज स्थिति ये है कि पूरी दुनिया में इस 3 राज्यों के चुनाव के परिणामों की चर्चा हो रही है बुशरा जी। तो ये मामला बहुत गंभीर है, देश की प्रतिष्ठा का सवाल इससे जुड़ा है, इसलिए इस पर बहस होनी चाहिए और जरूरत हो तो इसको बदला जाना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल यहाँ पर रखे हैं और सवाल लगातार उठ भी रहे हैं। लेकिन राकेश कपूर जी, सवाल ये है कि ये सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी ही क्यों मान ली जाए? अभी कांग्रेस के 3 राज्यों में हार हुई है। मैं लगातार ये देख रही हूँ कि जो उनके सहयोगी दल है, यानी कि जो इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है, वही तमाम सहयोगी दल भी कांग्रेस की इस हार को लेकर एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उसको अहंकारी भी कुछ लोग कह रहे हैं। अभी जो 6 दिसंबर को मीटिंग होने वाली है, उसमें से कई दल ये कह करके वो उनकी पहले से व्यस्तता थी इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं, हालांकि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं। लेकिन मायावती का आपने जिक्र किया, मायावती ने ट्वीट भी किया, चुनावी प्रक्रिया को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। इससे पहले अखिलेश से लेकर ममता बनर्जी से लेकर तमाम लोग इसको लेकर सवाल उठा चुके हैं। मेरा सवाल यह है कि अब तो आपने एक इंडिया गठबंधन नाम का एक दल बना लिया जहां पर 28 दल इकट्ठा हैं। अगर तमाम दलों को ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को नोटिस देता है लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ को नोटिस नहीं भेजता है, अगर विपक्षी दलों को ये लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, ईवीएम जो है, वो ठीक से काम नहीं कर रही, इसको हैक किया जा सकता है और इसी के जरिए बीजेपी जीत हासिल कर रही है, तो क्यों नहीं तमाम पार्टियां एक साथ इकट्ठा होकर एक बड़ा आंदोलन करती हैं या इसको लेकर बात करती हैं और लगातार बात करती हैं, न सिर्फ जीत हार तक ही बल्कि जब तक इसका कोई नतीजा ना निकले? बुशरा जी, ये सारे मसले ऐसे हैं जिन पर जज्बाती होकर के वो गौर नहीं फरमाया जा सकता है। मैं राकेश अचल जी से भी निवेदन करता हूँ, ये हम जज्बाती होकर के काम नहीं कर सकते। ये जो है वो बहुत संवैधानिक मसले हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आप सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को चुनौती नहीं दे सकते हैं सीधे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जब चुनाव चल रहा होता है तो वो पीछे खड़ा हो जाता है। वो चुनाव प्रक्रिया में कोई दखलंदाजी नहीं करता, कोई भी कोर्ट। वो हालांकि बाद में होता है, हालांकि अगर किसी के प्रत्याशी के मानवीय अधिकारों का हनन हुआ है, उसकी याचिका आप दाखिल कर सकते हो, जैसे हार जीत का होता है बाद में कि गलत तरीके से हरा दिया गया। ये है ऐसे ही जो विधानसभा या लोकसभा के सदस्यों का मामला भी होता है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में ये रूप में याचिका आ चुकी है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए।
तो उसी याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप वीवीपैट मशीनें लगाइए, जरूरी किया था। और उस वीवीपैट मशीनें लाने के लिए 3 महीने बजट देने में देरी की थी कुछ केंद्र सरकार ने। तो आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि चुनाव वीवीपैट से ही होंगे, लेकिन उन वीवीपैट का भी मुझे लगता है कोई लाभ नहीं है, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है बैलेट पेपर का, क्योंकि कहाँ गांव के मतदाता हैं हमारे देश के, वो जो दबा रहे हैं बटन, वो वीवीपैट से एक छोटी सी, मेरे जैसा ही आदमी नहीं देख पाता, वो एकदम के निकल के गिर जाती है। और फिर वीवीपैट को हम क्या गिनते हैं? क्या गिनते तो नहीं है, कहीं नहीं गिनते। ये चुनाव आयोग का सवाल है, ये राजनीतिक दलों का नहीं मानता हूं, ये राजनीतिक दलों का नहीं है, ये चुनाव आयोग का सवाल है। और चुनाव आयोग जिस प्रकार से बार बार प्रदर्शन करता है, सर्वदलीय बैठक बुला करके सारे दलों के नेताओं को बुलाता है और उनसे कहता है कि आप ईवीएम को देखिए, ईवीएम का प्रदर्शन हैक कर, पिछले 3-4 महीने पहले भी किया था चुनाव आयोग ने जी। लेकिन हैक करने के मामले पर जो है वो गोल कर जाता है कि ये पुराने चुनाव आयुक्तों से भी अगर आप बात करें, उनमें से आधे कहेंगे, आधे क्या 3/4 कहते हैं कि नहीं ठीक है मशीनें। अरे भाई, मशीन की गारंटी कौन दे सकता है? मशीन की गारंटी कोई नहीं दे सकता। आप कंप्यूटर की गारंटी दे सकते हैं, कंप्यूटर आपको सब कुछ, हम क्या मैं अपने, मेरे पास अगर आईफोन है, मैं आईफोन की गारंटी दे सकता हूँ क्या? कब खराब हो जाए वो, कब ना हो, कौन गारंटी दे सकता है? तो ये तो एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है। बैलेट पेपर में तो कोई गड़बड़ नहीं है, बीजेपी इसका विरोध क्यों करे? कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया जब सत्ता में थी कांग्रेस? 2009 में तो बहुत सुनहरा अवसर था कांग्रेस के पास, जब बीजेपी ने जीएल नरसिम्हा, मैं तो प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं था वहां जब उन्होंने दिखाया था सारा करके। तो कांग्रेस ने ये स्वर्ण अवसर गंवाया, उन्हें कर देना चाहिए था कांग्रेस को, लेकिन वो टैक्स और लाने की आवश्यकता ही नहीं थी मेरी राय में। तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हुई हैं जी। तो अब बिल्कुल, अब चूंकि अब देखिए, खाली ईवीएम मशीन नहीं आई, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कानून में संशोधन किया गया राजीव गांधी के जमाने में, तभी तो आ सकती थी ईवीएम मशीन, नहीं तो उससे पहले तो बैलेट पेपर का ही कॉन्सेप्ट था। तो ये चीजें इतनी उलझी हुई, हमें उतनी उलझी हुई नहीं है जितनी दिखाई देती हैं। अगर चुनाव आयोग ही फैसला कर ले अपनी तरफ से, चुनाव आयोग को क्या परेशानी है? आप सोचिए ना, चुनाव आयोग को अपनी जेब से तो खर्चा देना नहीं है बैलेट पेपर का। जी। जो चुनाव आयोग ईवीएम मशीन से चुनाव कराता है और 15-15, 20-20 दिन बाद चुनाव परिणाम देता है, क्या फायदा है ऐसी ईवीएम मशीन का? बताइए ना जी, क्या फायदा जी। है? तो ये सारी चीजें हैं, इन पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार होना चाहिए और ईवीएम मशीन को अलविदा किया जाना चाहिए। ये विवाद हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए, चूंकि लोकतंत्र की विश्वसनीयता का सवाल है और लोकतंत्र की विश्वसनीयता, चुनाव सबसे पहला कदम होते हैं। चुनाव आयोग डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में लोकतंत्र की जमीन तैयार करता है, बाकी 3 खंबे उस पर खड़े होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। चुनाव आयोग जमीन तैयार करता है। चुनाव आयोग को इसलिए, ये डॉक्टर लोहिया ने बाद में कहा कि मीडिया चौथा खंबा होती है। डॉक्टर अंबेडकर का आप भाषण उठा के देख लीजिए, 26 नवंबर 1949 और 25 नवंबर 1949 का, उसमें उन्होंने कहा चुनाव आयोग भी एक खंबा है। ये चौखंबा उन्होंने चुनाव आयोग समेत कहा था, क्योंकि 1967 तक जब तक डॉक्टर लोहिया जिंदा रहे, चुनाव आयोग के बारे में कोई विवाद नहीं था। ये भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल,
जी, बिल्कुल। और कुछ और डेटा था जो मैं यहाँ रखना चाह रही थी, खास तौर पर राकेश अचल जी, उन लोगों के लिए जो इन 3 इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद ये कहने लगे हैं कि हिंदी पट्टी से पूरी तरीके से सिमट गई है कांग्रेस, और कांग्रेस के अस्तित्व पर अब सवाल उठाने लगे हैं। उनको शायद ये समझ नहीं आता है कि अभी भी अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर कोई पार्टी टक्कर दे सकती है नेशनली, या फिर जिन राज्यों में उन दोनों की सीधे टक्कर है, तो वो कांग्रेस ही है, उसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। अगर कांग्रेस हारी भी है तो उसे 40% से ज्यादा वोट उसको मिले हैं। अभी भी अगर हम दोनों के कितने वोट्स मिले हैं दोनों को, अगर इसका भी अगर हम मिलान करते हैं तो 9 लाख से ज्यादा अभी भी कांग्रेस को मिले हैं। लेकिन उसके बाद एक तस्वीर मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ कि राजस्थान की अगर हम बात करते हैं और 2019 की अगर हम बात करते हैं, तो बीजेपी को 25 सीटें यहां पर मिली थी, और वही कांग्रेस को एक भी सीट यहां पर नहीं मिली थी। लेकिन अभी जो अगर विधानसभा के जो इलेक्शंस हुए हैं उसका जो रिजल्ट आया है, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो बीजेपी को 14 और कांग्रेस को 11 सीटें 2024 में मिल सकती हैं, जो पूरा आकलन किया गया एक आर्टिकल के हवाले से यहां पर मैं बात रख रही हूं। एमपी की बात करते हैं तो बीजेपी ने 28 लोकसभा सीटें 2019 में जीती थी, कांग्रेस को सिर्फ 1 मिली थी। लेकिन अगर 2024 की वही हम बात करते हैं तो बीजेपी को 24 और कांग्रेस को 5 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी ने 9 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी 2019 में, लेकिन 2024 में बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। तेलंगाना में 2019 में बीजेपी को 4 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। लेकिन अगर 2024 में जिस तरह अभी जो नतीजे आए हैं असेंबली के, और 2024 की फिर उसकी हम बात करते हैं, तो कांग्रेस को 9 और बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिल सकती है वहां पर। तो 82 लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में 66 सीटें मिली थी बीजेपी को और कांग्रेस को 6 मिली थी। लेकिन अभी जो आकलन पूरा किया जा रहा है, जितनी सीटें मिली है, जितना वोट प्रतिशत है कांग्रेस का, तो 2024 में बीजेपी को 46 और कांग्रेस को 28 सीटें मिल सकती हैं। तो ये पूरा आकलन जो है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, और क्या, और इससे पहले जो मैंने बात कही, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक तरह का जवाब है उन लोगों को जो ये कहते हैं कि वो एक तरह से वही बात करते हुए नजर नहीं आते जो नरेंद्र मोदी करते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। तो आप अगर कांग्रेस के हितैषी भी हैं, या आप सो कॉल्ड सेक्युलर जमात में अगर आप आते हैं और फिर आप इस तरह की बातें करते हैं, तो क्या आप उन्हीं के साथ खड़े हुए नहीं हैं? क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में अगर विपक्ष भूत नहीं है, अगर वो सामने टक्कर देने वाली पार्टी अगर आपको कांग्रेस ही नजर आ रही है, और फिर आप इस तरह के सवाल करें, आप समीक्षा करें, अब आप तमाम चीजों की बात करें, आप उनके नेताओं को लेकर जो जिस तरह का इलेक्शन कैंपेन रहा, सबको लेकर सारी बातें करिए, लेकिन रियलिस्टिक भी होइए। आप बुसरा जी, रियलिस्टिक होने की तो जरूरत है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जब ये मोदी का युग है जिसमें गारंटी शब्द पॉलिटिक्स में पहली बार इस्तेमाल किया गया है कि मोदी है तो गारंटी है। वो आह्वान कर रहे हैं अपने पार्टी कार्यालय से कि मोदी की गारंटी के पीछे पीछे पूरा देश चले। तो क्या मोदी जी इस बात की गारंटी देश को नहीं दे सकते कि देश में निष्पक्ष चुनाव होंगे? ईवीएम की विश्वसनीयता पर अगर उंगली उठाई जाएगी तो ईवीएम को दरकिनार कर दिया जाएगा। मैं आपने जो आंकड़े अभी बताए हैं इनको आप कहीं दर्ज कर लीजिए कि इसी ईवीएम से अगर 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो आंकड़े वही आएंगे जो 2019 में आए थे। यानी इन 86 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 66 नहीं बल्कि 67 सीटें जीतेगी और कोई रोक नहीं पाएगा। कारण यह है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दूसरी रणनीति अपनाती है, ईवीएम का इस्तेमाल दूसरी तरह से कराती है, और लोकसभा चुनाव में दूसरे में। अब आप जहां तक हमारे अग्रज ने बात की थी केंद्रीय चुनाव आयोग की, केंद्रीय चुनाव आयोग निश्चित रूप से एक संवैधानिक संस्था है, उस पर भरोसा किया जाता रहा है, किया जाना चाहिए। लेकिन पिछले 10 साल में केंद्रीय चुनाव आयोग ने जिस तरह से रीढ़ विहीन होकर के अपना स्वरूप केंचुए जैसा बना लिया है, केंद्रीय चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारों पर नाचता दिखाई देता है। वो उसके हिसाब से तारीखें चुनाव की तय करता है, वो सरकार के हिसाब से कितने चरण में चुनाव होना चाहिए ये तय करता है। तो ये सब जब होने लगेगा, जब आप सरकार जैसा डमरू बजाएगी वैसा अगर केंद्रीय चुनाव आयोग करेगा, तो मशीनें भी की निष्पक्षता पर भी उंगली उठाई जाएगी और केंद्रीय चुनाव आयोग की भूमिका पर भी। इसलिए बहुत जरूरी है, जैसा कि अभी कपूर साहब ने कहा,
कि केंद्रीय चुनाव आयोग के स्वरूप में और जनप्रतिनिधित्व कानून में तत्काल आवश्यक संशोधन किए जाएं और संसद के मौजूदा सत्र में ही तमाम सारे मुद्दों को पीछे करके इस मुद्दे पर, इस ज्वलंत मुद्दे पर बहस कराई जाए, रायशुमारी की जरूरत हो तो रायशुमारी कराई जाए और अंतिम निर्णय लिया जाए, ताकि अविश्वास के जो बादल पूरे देश पर छाए हुए हैं, पूरी दुनिया में भारतीय चुनाव प्रक्रिया की जो शुचिता थी उस पर उंगली उठ रही है, उसको दूर किया जा सके। अगर ये नहीं किया जाएगा तो आप निश्चित मानिए कि भारतीय जनता पार्टी 2047 तक इसी तरह से, इसी केंद्रीय चुनाव आयोग के जरिए, इसी ईवीएम के जरिए भारत पर शासन करेगी और कांग्रेस जैसे 10 दल और हो जाएं तो उसको सत्ता से हटा नहीं पाएंगे। जी, बहुत गंभीर सवाल आपने यहाँ पर उठाए हैं और इसी का डर और खदशा जो है वो शायद तमाम लोगों को, वो लोग जो लोकतांत्रिक निजाम में यकीन करते हैं, आप जिस पार्टी के सपोर्टर है आप उसको वोट कर रहे हैं, वोट उसी को मिल रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन अगर इस संशय के बादल ये छाएं कि आप वोट किसी को भी करें लेकिन जाता वो एक ही पार्टी को है, तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठना लाजमी है। और इन सवाल को सिर्फ इलेक्शन के हार और जीत, या इलेक्शन जब आए और एक पार्टी हार जाए दूसरी जीत जाए उस वक्त उठाए जाए, तो ये भी जो पार्टियां इसको लेकर सवाल उठा रही हैं उनकी नीयत पर भी सवाल उठने चाहिए कि आप तब क्यों सो जाते हैं। ये इलेक्शन या पूरा इलेक्शन प्रोसेस ये 1 दिन का, ये 2 दिन का, या जब इलेक्शन हो रहे तब का नहीं है, बल्कि ये आप जब 5 साल तक, जब पूरी प्रक्रिया जब हो रही होती है, जब आप योजनाओं की घोषणा और तमाम चीजें कर रहे होते हैं, तब का भी है। और तब भी आपको उसी तरह से सचेत होने की जरूरत है। एक पार्टी है जहां आप ये देखिए कि एक आंकड़ा और मैं यहां पर रखना चाह रही थी राकेश कपूर जी, कि ये अभी दैनिक भास्कर के हवाले से मैं ये खबर वहां पे पढ़ रही थी कि मध्य प्रदेश में 3 महीने में 1 लाख सभाएं जो है वो की गई हैं आरएसएस की तरफ से। आप इसका अंदाजा लगाइए कि इतने बड़े पैमाने पर आज तक कभी भी आरएसएस ने इस तरह से सभाएं करके संवाद नहीं किया है। और अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि सो कॉल्ड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके साथ मिलकर और किसके लिए काम करती है, बताने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस को एक सांस में हमेशा, वो कभी सिर्फ बीजेपी का नाम नहीं लेते बल्कि बीजेपी और आरएसएस दोनों का नाम लेते हैं। तो एक तरफ इस तरह की बात जो है वो सामने है, दूसरी तरफ आप ये देखें तमाम संस्थाएं एक पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आते हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी का किस तरह से दुरुपयोग होता है ये सबके सामने। एक बड़ा उसके पास कार्यकर्ताओं का आधार है, 9.5 साल से सत्ता पर वो काबिज है। अगर हम कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला करते हैं तो आपको नहीं लगता कि हम थोड़े अनफेयर हो जाते हैं कांग्रेस को लेकर? नहीं, मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं है, हम अनफेयर नहीं होते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कांग्रेस आज भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस का वोट परसेंटेज इन तीनों राज्यों में कम नहीं हुआ है। वोट परसेंटेज उतना ही रहा है उसका, बल्कि बढ़ा है। मध्य प्रदेश में तो बढ़ा है पिछले चुनावों से, राजस्थान में भी बढ़ा है पिछले चुनावों से। अभी ये बात जो आप ही बता रही थी कि अगर यही मत प्रतिशत रहता है तो लोकसभा की 26 में से 25 में से 14 और 12 होगी सीटें, कितनी होंगी आप आंकड़ा दे रही थी। जी, तो जी। आज भी देखिए ये जो क्षेत्रीय दल है ना, अखिलेश यादव, मायावती या ममता बनर्जी, इनकी असली वजह ये है, मैं पंजाब केसरी में हर हफ्ते कॉलम लिखता हूँ संसद से सड़क जी। उसमें मैंने लिखा था कि अखिलेश यादव की निगाह जो है वो तेलंगाना पर है। इन राज्यों के चुनाव में वो तेलंगाना में देख रहे हैं कि कांग्रेस टीआरएस को या बीआरएस को हरा सकती है या नहीं, और कितनी ताकत से हरा सकती है। चूंकि अभी तक कांग्रेस पर यह आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों का मुकाबला नहीं कर सकती, ये क्षेत्रीय दल ही है जो भाजपा को रोक सकते हैं, ये कांग्रेस पर आरोप लगता रहा है। तो कांग्रेस ने ये सिद्ध कर दिया कि क्षेत्रीय दल को भी वो आड़े हाथों ले सकती है तेलंगाना जीत करके। इससे खलबली मची हुई है। जो कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन के जो क्षेत्रीय दल है उनमें कांग्रेस ही एक राष्ट्रीय दल है, बाकी तो सब क्षेत्रीय दल है और सबका असर अपने अपने राज्य से बाहर तो नहीं है।
अब अखिलेश जी अगर इस बात पर नाराज हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने उनको 2-3-4 सीटें नहीं दी, तो ये तो तय था कि गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनावों के लिए है। अरे भाई, आप भी तो गठबंधन में शामिल है। अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आप कांग्रेस का समर्थन करते, खुद आगे बढ़ करके करते। 19 कोई ऐसा गठबंधन कोई इस देश में क्या पहली बार बना है राजनीतिक गठबंधन? 1967 में एसवीटी बने, वो हालांकि दूसरा था, विधानसभाओं का था। 1971 में चौगुटा बना इंदिरा गांधी के खिलाफ। 1977 में पहले जनता पार्टी का गठबंधन बना, फिर जनता पार्टी बन गई, उसमें जगजीवन राम बाबू की भी आ गई सीएफडी, और भी एक आधी पार्टी आ गई। को पहली बार बना है क्या गठबंधन? जी, आपका फर्ज नहीं बनता, सब कांग्रेस का ही फर्ज बनता है। आपका क्या फर्ज था कि आप वहां 70 कैंडिडेट खड़े कर देते, कांग्रेस हार जाए। आम आदमी पार्टी ने वहां 100 से ज्यादा उम्मीदवार उतार दिए, राजस्थान में उतार दिए। तो ये ऐसे गठबंधन होता है कि आप चाहते क्या है भाई? देखिए, आपको मानना पड़ेगा। और ये कांग्रेस के पास तो अपना इतिहास है, 60 साल तक उसने इस देश पर शासन किया है। उसकी अपनी आर्थिक नीतियां हैं, उसकी अपनी विदेश नीति है, वाणिज्य नीति है। इस देश को चलाने का उसको अनुभव है। आपको क्या है? आपको तो एक राज्य में भी आप चलाते हैं, उसमें कहीं जातिवाद है और कहीं क्षेत्रवाद है। क्या अनुभव है आपका? आप ऐसे देश चलता है क्या? यूनियन ऑफ इंडिया, राज्यों का संघ, ये राज्यों का संघ है। इसीलिए हमारे संविधान में केंद्र सरकार को ज्यादा ताकत दी गई है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था, मोतीलाल कमेटी का, 1928 में, इसी वजह से। जी। उसमें भी राज्यों के जितने अधिकार मोतीलाल जी ने दिए थे अपने संविधान के प्रारूप में, उसके आसपास ही आज हैं, और केंद्र के अधिकार भी वैसे ही हैं। तो खैर, मैं इतिहास में नहीं जाता हूँ, वो बहुत पुरानी बात है। लेकिन आज की हम जो बात करते हैं, आज की अगर हम बात करें तो ये क्षेत्रीय दलों को स्वीकार करना चाहिए, क्या चाहिए ना भाई, कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, देश को चलाने का उसके पास अनुभव है, वो उसकी सुरक्षा नीति है, उसकी विदेश नीति है, अर्थ नीति है, वाणिज्य नीति है, व्यापार नीति है, उद्योगों की नीति है। आपकी कौन सी नीति है जात पात के अलावा भाई? तो ये तो स्वीकार करना चाहिए ना। और आप बिल्कुल, और यही बात, खुद ही टांग खींचेंगे तो गठबंधन क्या हो जाएगा? गठबंधन बिल्कुल, और सारी जिम्मेदारी, बिल्कुल, और सारी जिम्मेदारी आप एक पार्टी पर नहीं रख सकते। जाहिर सी बात है, वो नेशनल पार्टी है, उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा भी हैं, और उसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम्बल होकर या एक तरह से आजिज़ी के साथ पेश आना चाहिए, अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन अगर 72 सीटों पर लड़कर 0.43% आप वोट्स लेकर आते हैं और उसके बाद आप ये कहें कि आपको 5-6 सीटें दी जानी चाहिए थी, तो ये हास्यास्पद ही है। नोटा नोटा को ज्यादा अगर वोट्स मिल जाएं आम आदमी पार्टी से ज्यादा, और फिर आप ये कहें कि उनके साथ भी गठबंधन होना चाहिए था, तो ये भी एक तरह से एक क्वेश्चन मार्क है। एक आखिरी सवाल राकेश अचल जी, मैं आपसे मैं पूछना चाह रही थी, और एक और डेटा मैं यहाँ पर रखना चाह रही थी। जो ट्राइबल जो रिजर्व सीट हैं इन राज्यों में, उनकी अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है वो 29 सीटें हैं, बीजेपी को 17 और कांग्रेस को 11 सीटें मिली हैं यहाँ पर, और एक सीट जो है वो गोंडवाना जनतंत्र पार्टी को गई है। 2018 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 25 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। राजस्थान में टोटल 25 रिजर्व सीटें हैं, ट्राइबल सीट, बीजेपी ने 12 और कांग्रेस ने 10 सीटें जीती हैं, और भारत आदिवासी पार्टी जो है उसने 3 सीटें यहां पर जीती हैं। 2018 में राजस्थान में कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी, ये रिजर्व सीटें, ट्राइबल सीटें, और बीजेपी ने 9 जीती थी। वहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं तो 47, सबसे ज्यादा 47 जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब सीटें जो है मध्य प्रदेश में है। बीजेपी ने इस बार 25 जीती हैं और कांग्रेस ने 22 जीती हैं। 2018 में कांग्रेस ने 30 जीती थी और बीजेपी को सिर्फ 16 मिली थी। ये जो एक बड़ा चेंज देखने के लिए मिल रहा है,
और ट्राइबल सीटें जो हैं वो कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के हक में जाती हुई जो नजर आ रही हैं, जहां ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि ये दरअसल वोट बैंक जो है वो कांग्रेस का है। और हमने देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से एक उस आदिवासी शख्स के ऊपर जिस तरह से पेशाब किया गया, लगा कि एक इस पहले से कहीं ज्यादा सीटें मिलेंगी क्योंकि नाराजगी होगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था। लेकिन यहां ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। क्या झारखंड में बिरसा मुंडा की जयंती पर जो उसी वक्त जब इलेक्शन हो रहे थे तब वहां पर प्रधानमंत्री का जाना, वहां एक बड़ी योजना का ऐलान करना, और फिर शिवराज सिंह चौहान का चाहे गलत आदमी के ही सही पैर धोना, क्या आपको लगता है इन तमाम चीजों ने काम किया है या कुछ और आपको उसकी वजह लगती है? और क्या आपको लगता है कि अगर भारतीय आदिवासी पार्टी या फिर गोंडवाना जनता पार्टी के साथ अगर कांग्रेस ने अलायंस कर लिया होता तो थोड़ी स्थिति सुधरती? जी देखिए, मध्य प्रदेश का जहां तक मामला है तो मैं बहुत भरोसे के साथ ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश का आदिवासी कांग्रेस के साथ ही था। 2018 में भी था, 2023 में भी था। लेकिन जिस ढंग से 3 दिन के अंदर मध्य प्रदेश में राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह जादू किया गया है, छू मंतर कांग्रेस को करने की कोशिश की गई है, उसका नतीजा है कि मध्य प्रदेश से आदिवासियों की सीट पर कांग्रेस की जो पुरानी ताकत थी वो कम हुई। अन्यथा आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं वो कैसे हार जाते हैं, आदिवासी हैं वो, तो उन्हें जीतना चाहिए था लेकिन नहीं जीते। सीधी सीधी बात है कि वही लौट फिर कर हम आते हैं कि ये ईवीएम तो अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन ईवीएम की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए बहस जरूरी है। या तो ईवीएम को रिप्लेस किया जाए, पुरानी पद्धति पर देश आए, अन्यथा इस देश की जो चुनाव प्रक्रिया है हमेशा हमेशा के लिए संदिग्ध हो जाएगी। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर होगा तो इस देश के लोकतंत्र को होगा। राजनीतिक दलों को इससे ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। आज ये सत्ता में है, कल कोई दूसरा सत्ता में होगा, लेकिन लोकतंत्र के प्रति जो जनता का भरोसा है वो लगातार टूटता जाएगा। और लोग धीरे धीरे आप देखेंगे कि अभी जो हमारा मतदान का प्रतिशत जैसे तैसे 75 और 80% तक पहुंचा है, ये आने वाले दिनों में और घट जाएगा। इसलिए ये समय है, ये अलार्मिंग विक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी की, और इसको जैसे अभी कपूर साहब ने कहा कि बहुत गंभीरता से लेके इस पर बात होनी चाहिए और हमें पुराने रास्ते पर लौट के आना चाहिए। मतपत्रों के जरिए ही मतदान कराया जाए, वो सबसे बेहतर तरीका है दुनिया में मतदान का, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का। जी बिल्कुल, तो सारे सवालों के जवाब घूम फिरकर एक ही धुरी पर आकर टिक जाते हैं कि जब तक ये बदलाव नहीं होगा तब तक आप आंकड़ों का आकलन करते रहिए, आप ये सोचते रहिए कि ये तो ट्रेडिशनली इसका वोट बैंक था, उसको क्यों नहीं गया। और यहाँ पे ये भी मैं ये दर्शक जो हमें देख रहे हैं फिलहाल, और जो दोनों मेहमानों ने भी कहा, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ बात किसी एक पार्टी, किसी एक दल की हार जीत का नहीं है। यहाँ ये सवाल संविधान और लोकतंत्र को बचाने का सवाल है कि सवाल ये है कि कितनी निष्पक्षता है। आप तो यही चाहते हैं एक वोटर के तौर पर, आप, मैं, हम सब वोटर हैं, हम ये चाहते हैं कि हम जिस पार्टी को वोट करें या जिस कैंडिडेट को हम वोट कर रहे हैं वो उसी के पाले में जाए और उसी के हक में जाए। यही एक सवाल है, यही एक लाइन है। लेकिन अगर इस पर भी सवाल उठ जाए, इस पर भी संशय के बादल मंडराएं, तो जाहिर सी बात है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते हैं। और एक बार फिर से इस बहस ने जन्म दिया है, लेकिन फिर वही सवाल कि क्या ये बहस जो अभी हो रही है ये क्या चंद दिनों तक के लिए है और फिर ये ठंडे बस्ते में चली जाएगी और फिर हम 2024 का लोकसभा चुनाव देखेंगे और फिर इसी तरह के हमारे पास नतीजे होंगे और फिर घूम फिर कर वहीं पर हम आकर खड़े हो जाएंगे? या फिर कोई कदम, कोई जो पार्टियां जो लोकतंत्र संविधान में यकीन करती हैं, जो एक साथ इकट्ठी हुई हैं, उसको लेकर कोई कदम उठाती हैं या इस पर कोई एक बड़ी बहस शुरू होती है? ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस कार्यक्रम के जरिए उठाए गए हैं, आपको भी सोचने की जरूरत है और आपको भी एक मतदाता के तौर पर सजग रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।